हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। हम स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और उसमें फ़िलहाल हम सोशियो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट्स को पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे ब्रह्म समाज बना, उसके बाद कैसे प्रार्थना समाज बना, उनके सिग्निफिकेंस क्या रहे और उनसे एसोसिएटेड लीडर्स के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। ये बेसिकली बिलोंग करते थे पश्चिमी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ 26 सितंबर 1820 में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय और इनकी मम्मी का नाम था भगवती देवी। ठीक है, ये बेसिकली बिलोंग करते थे एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली से और इनकी जो फैमिली थी ना वो काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। तो इन्होंने एक्चुअली में वो गरीबी देखी है कि कैसे लोग पूरा पूरा दिन बिना खाए रह लिया करते थे, जस्ट पानी पी के पूरा दिन रहा करते थे। तो ये बेसिकली अपनी एजुकेशन लेते हैं संस्कृत कॉलेज से। 1829 में ये संस्कृत कॉलेज को ज्वाइन करते हैं और 1841 में ये संस्कृत कॉलेज से पास आउट होते हैं। उसके साथ साथ ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी किया करते थे, पढ़ाया करते थे बेसिकली। तो जब ये लोगों के बीच जाते थे तो लोगों की जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती, जो सोसाइटी की एक्चुअल प्रॉब्लम थी, जैसे कि आपकी जो पॉलीगैमी थी वो सोसाइटी की एक मेजर प्रॉब्लम थी। दूसरा लैक ऑफ एजुकेशन, जो वुमेंस थी उनके एजुकेशन का कोई स्कोप ही नहीं था और वुमेंस का जो सोशल स्टेटस था वो काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर था। तो जब इन्होंने वो सारी कंडीशंस देखी ना, तब इनको लगा कि हाँ, सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। ठीक है, सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में रह रहे थे। 1839 ये लॉ का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते तो उस टाइम पे ये लॉ का एग्ज़ाम ईजिली क्लियर कर लेते हैं। देन उसके बाद जब ये जस्ट 21 साल के होते हैं तब इनको 1841 में अपॉइंट कर लिया जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज में एज अ हेड ऑफ संस्कृत डिपार्टमेंट। राइट, देन उसके बाद जब इनको अपने ही कॉलेज यानी जो संस्कृत कॉलेज जहाँ से ये इन्होंने अपनी स्कूलिंग ली थी, ठीक है, इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी, जब वहाँ से ऑफर आ जाता है कि आप आओ हमारे पास पढ़ा लो, तो 1846 में ये फाइनली विलियम कॉलेज को छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, संस्कृत कॉलेज में। जब देखो जो भी रिफॉर्मर्स रहे थे ना पहले के, उन्होंने कभी भी गवर्नमेंट को डायरेक्टली चैलेंज नहीं किया। यही रीज़न रहा कि गवर्नमेंट ने इनको एज अ इंस्पेक्टर अपॉइंट किया स्कूल का। राइट, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे जो कॉलेजेस थे वो सिर्फ स्पेशली वुमेंस के लिए खोले थे, कि गर्ल्स के लिए खोले, क्योंकि गर्ल्स की एजुकेशन को लेके उस टाइम पे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी और लोग भेजना ही नहीं चाहते थे लड़कियों को पढ़ने के लिए। राइट, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड रिफॉर्मर। विद्यासागर्स आइडियाज़ वर अ हैप्पी ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट्स। इनको पता था कि भैया सोसाइटी के अंदर उस टाइम पे वेस्टर्न थॉट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इंडियन और वेस्टर्न थॉट्स का ब्लेंड थे। इनके आइडियाज़ को बोला जाता है कि इनके आइडियाज़ वाज द ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट्स। ही बिलीव्ड इन द हाई मोरल वैल्यूज़ एंड अ डीप ह्यूमैनिस्ट एंड वाज जनरस टू द पुअर। क्योंकि इन्होंने खुद एक्चुअल में वो गरीबी झेली थी, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा जनरस थे पुअर्स को लेके। एंड इन 1850 ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज। एज आई टोल्ड यू कि इन्हें अपॉइंट कर लिया गया था इनके ही कॉलेज के अंदर एज अ टीचर ऑफ संस्कृत। तो उसके बाद 1850 में ये फाइनली प्रिंसिपल बन जाते हैं इस संस्कृत कॉलेज के। एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू ब्रेक द प्रिस्टली मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चर नॉलेज। तो कह रहे हैं बेसिकली होता क्या था ना कि जो स्क्रिप्चर्स थे, जो वेदास थी, उनके ऊपर सिर्फ ब्राह्मण्स की मोनोपोली थी। लेकिन मतलब सिर्फ ब्राह्मण्स ही उन्हें पढ़ सकते थे और वही अपने इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग जो उसमें चीज़ें लिखी गई होती थी उसको आगे कन्वे करते थे। तो इस वजह से कई बार वो चीज़ें मिथ्स भी होती थी। ठीक है, तो गलत भी ले लिया जाता है, मतलब लिखा कुछ हो रहा है वो बता कुछ हो रहे हैं। राइट, तो ये भी एक चीज़ सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट रही थी। एंड फॉर दिस ही ओपन द संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण्स। और इसलिए इन्होंने क्या किया, इस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए ये जो संस्कृत कॉलेज था उनमें नॉन ब्राह्मण्स को भी अलाउ कर दिया कि आप भी आओ, आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ सकते हो संस्कृत को। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस वेस्टर्न थॉट्स इन द संस्कृत कॉलेज। एज आई टोल्ड यू कि इनके जो आइडियोलॉजीज रहे थे, जो आइडियाज़ रहे थे, वो ब्लेंड थे इंडियन और वेस्टर्न थॉट्स को लेके। तो इसके बाद इन्होंने किया क्या कि वेस्टर्न थॉट्स को इंट्रोड्यूस किया जो भी संस्कृत कॉलेज थे उसके अंदर, ताकि ये जो संस्कृत की लर्निंग जो थी एक आइसोलेटेड फॉर्म में थी उसको ब्रेक कर सके। राइट,
He introduced Western thoughts in Sanskrit college to break the self-imposed isolation of Sanskrit learning. As an academic, he evolved a new methodology to teach Sanskrit. He also devised a new Bengali primer and evolved a new prose style. ठीक है, इन्होंने नई बंगाली प्राइमर को डिवाइस किया एंड नए प्रोज स्टाइल को भी इवॉल्व किया. विद्यासागर स्टार्टेड अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ विडो. अब देखो इनके रिफॉर्म मूवमेंट में आता क्या, ये विडोज़ की रिमैरिज को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे. एंड हमें पता है कि इन्हीं के जो एफर्ट्स थे उसी की वजह से विडो रिमैरिज को फाइनली लीगलाइज कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट बाय मेकिंग अ लॉ, विडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1856. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि 1856 में फाइनली विडो रिमैरिज को लीगलाइज कर दिया गया था. किसकी वजह से, ये जो विद्यासागर जी के एफर्ट्स थे उनकी वजह से. तो विद्यासागर स्टार्टेड अ मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ विडो रिमैरिज विच रिजल्टेड इन लीगलाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड लीगलाइजेशन ऑफ विडो रिमैरिज एंड ही वाज आल्सो अ क्रूसेडर अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी. ये किसको कंटेम्प्ट कर रहे थे, जो चाइल्ड मैरिज होती थी एंड पॉलीगैमी होती थी. देखो होता क्या है ना कि सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये एक मिथ था कि जो लड़की हैं उनकी प्यूबर्टी अटेन करने से पहले उनकी शादी कर देनी चाहिए, राइट. ऑल्दो द विद्यासागर इनकी जो शादी हुई थी ना, तब ये खुद सिर्फ 14 साल के थे जब इनकी शादी कर दी गई थी, क्योंकि सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें चलती थी कि बच्चों की शादी कर दो. तो जब बच्चों की शादी कर देते तो उसके बाद जो एक वुमेन को काफ़ी फेस करना पड़ता है, मतलब इतनी तो अकल ही नहीं होती ना कि एक फैमिली को, पूरे फैमिली को संभाल सके. ठीक है, और जो फिज़िकली वो जो टॉर्चर्ड होती है वो तो अलग ही होता है. तो इस वजह से इन्होंने वो सारी सिचुएशन देखी थी कि क्या क्या सोसाइटी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, राइट. तो इन्होंने क्या किया कि चाइल्ड मैरिज को कंडेम कर रहे थे, और जो पॉलीगैमी थी यानी जो बड़े मतलब एक आदमी जो है वो मल्टीपल बीवियाँ रख सकता है, बुढ़े बुढ़े लोग जो थे वो बच्चों से शादियाँ कर लिया करते थे एंड 5 6 7 8 ऐसे ऐसे शादियाँ करते थे, और कई बार तो 50 शादियाँ भी किया करते थे. ये सीन्स भी देखे गए हैं. ठीक है, ही डिड मच फॉर द कॉज ऑफ वुमेंस एजुकेशन. वुमेंस एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जब वुमेन अगर एजुकेट होती है तो वो पूरी सोसाइटी को एजुकेट करती है. लाइक अगर वुमेन की एजुकेशन, वुमेन को अगर एम्पावर किया जाएगा तो आपकी पूरी सोसाइटी एक तरीके से एम्पावर होगी. तो इस वजह से वुमेंस एजुकेशन को काफ़ी सपोर्ट किया करते थे. एज गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ही हेल्प्ड ऑर्गेनाइज 35 गर्ल्स स्कूल, many of which he ran at his own expenses. कह रहे हैं कि जब इनको गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बना दिया गया था उसके बाद इन्होंने लड़कियों के लिए सिर्फ 35 स्कूल ऐसे खोले जिसमें सिर्फ लड़कियों को एजुकेशन दी जाती थी. उस टाइम पे बेसिकली नहीं, कोई नहीं भेजता था कि अपनी लड़की को एजुकेशन देने के लिए कोई नहीं भेजता था. तो ये लिटरली डोर टू डोर जाते थे और वहाँ पे उन लोगों को बोलते थे कि भैया एजुकेशन देनी चाहिए लड़कियों को. ठीक है, लड़कियों की एजुकेशन देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे. ठीक है, तो ऐसे करके ये डोर टू डोर जाके लोगों को बताया करते थे कि भैया एजुकेशन देनी है लड़कियों को, उनको स्कूल जो भेजो, उनको कॉलेज में भेजो, ये सारी चीज़ें ये बोला करते थे. अब जब ये डोर टू डोर जाते थे तो काफ़ी लोग इनको खरी खोटी सुनाया करते थे. ठीक है, लोग इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब अपोज किया करते थे कि भाई लड़कियों को अगर कॉलेज के लिए भेजना है तो अगर लड़कियों को एजुकेशन मिलती है तो उसके बाद वो अपने जो पति होते हैं उनके, या जो सोसाइटी के अदर मेन हैं उनको दबा के रखेगी. तो ये सोच थी जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को नहीं भेजा करते थे स्कूल में. ठीक है, इसके बाद ये सेक्रेटरी रहे थे बेथने स्कूल के, जो कि 1849 में बना था. ही वॉज वन ऑफ द पायनियर ऑफ हायर एजुकेशन फॉर वुमेन्स इन इंडिया. द बेथने स्कूल, founded in Calcutta, was the result of powerful movement for women's education that arose in 1840s and 1850s. जब 1840s और 1850s के टाइम पे वुमेन एजुकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा बात चलने लगी थी कि हाँ भैया वुमेन्स को एम्पावर करना ज़रूरी है और उनको एजुकेशन देना ज़रूरी है. उस टाइम पे कलकत्ता के अंदर आपका ये बेथने स्कूल बना था. तो आपको करना क्या है, इस बेथने स्कूल से जो भी एसोसिएटेड लीडर्स हैं, किसने इसको स्टैब्लिश किया था, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, राइट. देन हम देखते हैं कि द मूवमेंट हैड टू फेस ग्रेट डिफ़िकल्टीज. द यंग स्टूडेंट्स वर शाउटेड एट एंड अब्यूज्ड एंड समटाइम्स इवन देयर पेरेंट्स सब्जेक्टेड टू सोशल बॉयकॉट. जो भी माँ बाप अपने लड़कियों को भेजते थे ऐसे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जो इन्होंने खोले थे. ठीक है, स्पेशली जो वुमेंस के कॉलेजेस थे जो इन्होंने खोले थे,
विद्यासागर जी ने जो भी कॉलेजेस खोले थे, जब उसमें वो बोलते थे कि आप अपनी अपनी बच्चियों को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजो, तो जो भी पेरेंट्स भेजते थे ना, सोसाइटी के अंदर उन पेरेंट्स को काफ़ी बुरी तरीके से देखा जाता था और उनके साथ उनको जैसे सोशल बॉयकॉट कर दिया जाता था कि आप सोसाइटी से अलग हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें उस टाइम पे होती थी। एंड मैनी बिलीव दैट गर्ल्स वो हैड रिसीव्ड वेस्टर्न एजुकेशन वुड मेक स्लेव्स ऑफ देयर हस्बैंड, यानी अगर वुमेंस को यानी गर्ल्स को एजुकेशन मिल जाएगी, जो वेस्टर्न एजुकेशन वो मिल जाएगी, तो उसके बाद वो अपने पतियों को स्लेव्स बना के रखेगी। तो ये आइडियोलॉजी थी जिसकी वजह से लोग नहीं चाहते थे कि वुमेंस क्या है, एजुकेट हो। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको।